हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। 3 दिन बाद आप लोगों का नीट एग्जाम है और आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर किसी भी तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम ऐसा क्या करें, कैसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिसके कारण जो भी हम नीट एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें वो हमारा करेक्ट हो और हमारा स्कोर भी हाई हो जाए। आपको बता दें, अगर बिफोर मतलब वीडियो से पहले अगर आप लोगों का 330 के लगभग मतलब 300 प्लस अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं ऐसी सीक्रेट में ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके कारण 600 प्लस नंबर आप लोगों के आ जाएंगे और आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो भी बड़े आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं नीट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूं, वो भी 8 सीक्रेट स्ट्रेटजी होंगी। ठीक है, तो आपको बता रहे 8 ऐसी टिप्स हैं जिनको अप्लाई कर आप मात्र कुछ ही समय के अंदर बहुत ही तगड़ा स्कोर लाकर आप नीट एग्जाम को क्रैक करके एमबीबीएस के लिए आप लोगों को क्या काम कर सकते हैं, एडमिशन में जा सकते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर वो कौन सी स्ट्रेटजी है, ये हमें बता दीजिए। तो वीडियो को आप लोगों को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को देखना है सबसे पहले लास्ट तक। जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी और एक एक बातें आप लोगों को जो मैं समझाने के लिए आया हुआ हूं वो भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। स्मार्ट पेपर अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, स्ट्रेटजी फॉर नीट एस्पिरेंट। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उसके साथ मैं बता रहा हूं कि अगर आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप देख रहे हैं तो ये उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। आपको बता दें, मेरा भी ये पहला रूल है, मैं हर बच्चे से कहता हूं कि जब तक प्रश्न समझ में ना आ जाए तब तक आप उसका आंसर मत देना। हमारा आंसर तब गलत आता है जब हम क्वेश्चंस को ठीक से नहीं रीड करते हैं, क्वेश्चंस को हम समझते नहीं हैं और हम क्या करते हैं, ऑप्शन देखकर टिक मार देते हैं। तो क्या आप लोगों को रूल अपनाना है कि वो आप लोगों को नहीं बोलकर, अभाव कर असत्य बोलकर, रहित बोलकर तुम्हें क्वेश्चंस में फंसा सकता है, इंग्लिश को हिंदी में लिखकर आपको फंसा सकता है। और नीट एग्जाम का पहला ही रूल ये है कि वो आप लोगों को हर प्रश्न में कुछ ना कुछ फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको फंसना नहीं है। जब प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप लोगों का आंसर आसानी से निकल आएगा। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, उसके बाद में अगर आप आंसर देते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगले नंबर का है, यहां जो दे रखा है, जो सब्जेक्ट आसान लगता है उसे प्राथमिकता दें। आपको बता दें, नीट जैसा एग्जाम है, कंपटीशन 25 लाख से ज्यादा है। आपको क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने नहीं देना। आपको करना होगा जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिस पर आपकी पकड़ है। जैसे मोस्टली नीट वाले बच्चों की जो पकड़ होती है वो बायोलॉजी पर अच्छी होती है, फिर केमिस्ट्री पर और लास्ट में जाकर आता है फिजिक्स। तो आपको पेपर में भी इसी तरीके से सॉल्व करना होगा पेपर, कि पहले बायोलॉजी सॉल्व करनी है, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद में फिजिक्स। ठीक है, पढ़ने का तरीका भी यही रखना। आपको बता दें, पेपर आप सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स का, पहला क्वेश्चन आया नहीं, दूसरा क्वेश्चन आया नहीं, आगे के मान लो 4-5 क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं आए ना तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाएगा और आपका माइंड जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पेपर आपका बेकार हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, आप लोगों का भरोसा अपने आप पर हो कि हम कर सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजी पेपर में सबसे पहले करना, फिजिक्स को करना सबसे लास्ट में। ठीक है, जिससे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों आपके इंक्रीज हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। आपको बता दें, पेपर आप लोग देने के लिए जा रहे हैं और पेपर देने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आप लोगों के आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आपने सिर्फ 150 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए। तो इसका मतलब बाकी के जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए हैं उनके नंबर तो मिलने ही नहीं है ना आपको। तो आपकी स्पीड इस तरीके से होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि विदिन 3 घंटे के अंदर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, जिससे कि पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल पाए और आपका स्कोर अच्छे तरीके से हो पाए। तो टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में जो समय है, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी को क्वेश्चन करने में समय सबसे कम लगता है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन वाली सी चीजें नहीं होती, लेकिन आप लोगों को फिजिक्स के लिए टाइम को बचाकर रखना चाहिए, जिससे कि वहां पर न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन टफ आप लोगों को लगता है, ठीक है, या केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल है या कोई कॉन्सेप्ट है वो लगता है, तो उसको आप टाइम एक्स्ट्रा दे सकें। तो इस तरीके से सोच के चलना कि आप मतलब 3 घंटे से पहले ही आप लोगों का जो पेपर है वो खत्म हो जाए और सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये देखिए, ये स्टे कॉल्म एंड कंफ्यूज्ड, सॉरी
फोकस्ड, ठीक है। तो आपको बता दें वो साफ साफ कह रहा है नीट एग्जाम में आपके सामने बीच में कोई भी चुनौती क्वेश्चन या आ सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि शांत दिमाग इस पर सोच और सटीक समस्या का समाधान की कुंजी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत होगा, जब आप बिल्कुल माइंड को बिल्कुल कूल बनाकर रखेंगे, तो आप प्रश्न को भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, अच्छे तरीके से उसे समझ पाएंगे और जवाब भी बहुत ही सटीकता से आप दे पाएंगे। लेकिन अगर माइंड में आप लोगों की हलचल हो रही है या माइंड आप लोगों का डिस्टर्ब है, तो ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा, ना क्वेश्चन का पूछना चाहिए ये समझ में आएगा, जिसके कारण आपका जो स्कोर है वो गिरने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सभी लोगों से बस ये है कि माइंड को बिल्कुल शांत बनाकर रखें, ठीक है, और टाइम से आप पहुंचना वहां पर, ये भी सबसे बड़ी कभी कभी समस्या बन जाती है। अगला, आंसरिंग टेक्निक। आपको बता दें ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इस टेक्निक के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसे बोलते हैं तुक्का स्ट्रेटजी, मतलब पेपर में तुक्का कैसे लगाना चाहिए, इसकी भी पूरी स्ट्रेटजी बिल्कुल बढ़िया बता रखी है। वीडियो के लास्ट में एंड कार्ड में मैं लगा दूंगा, उसे आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगर आपको किसी क्वेश्चन के उत्तर में कंफ्यूजन हो रहा है तो उन्मूलन प्रक्रिया जैसी रणनीति का उपयोग करें। उन्मूलन को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको दिमाग लगाना है कि कौन से 3 इसके ऑप्शन नहीं होंगे, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो आएगा। इसका मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलो, पहले स्पष्ट रूप से गलत विकल्पों को हटा दें, अपने विकल्प को सीमित करें जिससे सही उत्तर चुनने की संभावना बढ़ जाएगी। अपने अंतिम उत्तर का चयन करने से पहले सभी विकल्प को ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। तो आपको बता दें, इसका मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं जिससे कि आप लोग समझ पाए। देखो, ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें हम जो मैंने अभी बताया था उन्मूलन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तुक्का स्टडी वाला, वो कैसे लगती है। एमनियोसेंटेसिस उलवेदन का अनुम प्रतिपात उपयोग किस लिए किया जाता है, मतलब एमनियोसेंटेसिस का उपयोग, उलवेदन का उपयोग किस लिए हम करते हैं ये बताना है। 4 ऑप्शन है, तीनों को हम हटाएंगे। कृत्रिम वीर्य सेचन के लिए तो ये बिल्कुल गलत है, वीर्य सेचन के लिए कोई नहीं है। भ्रूण को किसी सरोगेट मां के गर्भाशय में स्थानांतरण के लिए तो ये भी गलत है। किसी अनुवांशिक अपसामान्यता का पता लगाने के लिए तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, मतलब जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसका जो बच्चा होता है गर्भ में जो है उसमें कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है, उस रोग को पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया कुछ? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता दें अजन्मे बच्चे का लिंग पता करने के लिए तो ये तो इसका मिसयूज होता है, लेकिन हमसे यूज पूछा गया है, तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा सी। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड, मतलब ये वाला ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, डी वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे, तो कौन सा आएगा, हमारा आंसर सी आएगा, ठीक है। चलो एक और दिखाता हूं मैं आपके सामने क्वेश्चंस, देखो ये है, खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको बता दें ये है गाजर, तो गाजर जड़ होती है, क्या होती है, जड़ होती है, तो ये नहीं आएगा। मूंगफली, मूंगफली जो होती है वो जड़ थोड़ी है, वो तो बीज होता है, वो भी नहीं आएगा। शकरकंदी, शकरकंदी को शकरकंदी जो बोलते थे तो ये भी जड़ होती है, ये भी नहीं आएगा। तो आलू, यही हमारा भूमिगत तना होता है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आलू आएगा, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आप लोगों को ये तो सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि आंसर टेक्निक मैंने आप लोगों को बता दी है, इस पर आप विशेष कर ध्यान देना। तो का स्ट्रेटजी मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आई कार्ड में या फिर एंड वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देना, लास्ट में तुक्का स्ट्रेटजी मिल जाएगी, जिससे जिसका स्कोर कम आ रहा है उसका स्कोर आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे देखो, मार्कशीट में आंसर अंकित करते समय रखें ये ध्यान। तो आपको बता दें, आपने आंसर तो अपना सही निकाल लिया कैलकुलेशन कर, लेकिन अगर आपने ओएमआर सीट में आंसर गलत भर दिया तो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गोला प्रॉपर नहीं भरते, बहुत से बच्चे गोला ऐसे होते हैं कि जो गोले से भी बाहर निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वहां पर लिखा हुआ था 35 का बी, तो वो 36 का भी यहां पर लगा देते हैं गलती से, जल्दबाजी के चक्कर में। ये भी आप लोगों के नंबर को काटने के लिए सबसे बड़ी वजह बन जाती है, ठीक है। तो आपको बता दें, आपको मार्कशीट पर, ओएमआर सीट पर अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपका आंसर है उसके गोला प्रॉपर अच्छे तरीके से भरने चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो, अगला हमारा कह रहा है नेगेटिव मार्किंग से बचें। आपको पता होगा नीट एग्जाम में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, और एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको पता है जिस क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ भाई इसका आंसर ये आएगा, तो आप उसका आंसर लगाएं,
और आपको बता दें नेगेटिव मार्किंग है तो कोशिश ये करें कि नेगेटिव मार्किंग है तो कम से कम आपके नंबर कटें, कम से कम ऐसे क्वेश्चन लगाएं आप लोग जिनको बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर आप लोगों को क्या काम करना है, अगर तुक्का लगाना है तो प्रॉपर एजुकेट तुक्का लगाना है, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रॉपर दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुक्का लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जय माता दी वाला तुक्का बिल्कुल काम नहीं करता कि इसमें ए लगा दिया, इसमें बी लगा दिया, इसमें बी लगा दिया या बी लगा दिया या ए लगा दिया, ये वाली नहीं। बिल्कुल एजुकेट तुक्का लगाओगे तो तुक्का तुम्हारा काम करेगा। नेगेटिव मार्किंग है, कोशिश करना नेगेटिव मार्किंग से कम से कम आप लोगों से हो, जिससे इसको तुम्हारा ना गिर जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा आप लोग करवा देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जिसके कारण सिलेक्शन आप लोगों का नहीं हो पाता है। आगे देखो, यहां है मैनेज स्ट्रेस। साफ साफ बोला गया है कि नीट का एग्जाम जैसे जैसे पास आता रहा है, बच्चों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और इस स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि जब दिमाग शांत होगा तभी आपकी पढ़ाई होगी, तभी सटीकता से मॉक टेस्ट लगा पाएंगे, तभी सटीकता से अपनी गलतियों की पहचान कर पाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव रहना भी जरूरी है। एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तनाव को मैनेज करना महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करें। परीक्षा के दौरान शांत रहने के लिए गहरी सांस लेने जैसी टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आपको अच्छे तरीके से अपने माइंड को क्या करना होगा, कूल करना होगा। जब माइंड कूल होगा तो आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से हो पाएगी, अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा, सारी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन अगर आपने नेगेटिविटी अपने माइंड में फैला दी तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, जिससे कि हर एक बच्चे को पता चल सके कि भैया नीट एग्जाम में क्या टेक्निक अपनानी है, जिसके कारण उनका नीट एग्जाम आसानी से क्रैक हो सके। अगर नीट एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को तुक्का स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, यहां पर मैं एंड कार्ड में लगा दे रहा हूं, इस वीडियो को देखना, बहुत ही सटीक वीडियो बताई है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का स्कोर भी बहुत अच्छा बढ़ सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आप लोगों की कोई भी समस्या है तो उस समस्या का आप हमें बताइए और उसका समाधान जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कर दिया जाएगा। चलो मिलते हैं